जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और भरपूर तरीके से आप अपने कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे और विदाउट गेटिंग बोर्ड। और इन केस अगर आप बोर हो भी रहे हैं तो आपने अपनी डेस्टिनेशन को, अपने टारगेट्स को, अपनी मंजिल को अपने दिमाग में रखना है, तो आपकी थकावट यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हम पास्ट पेपर्स में पे डिस्कशन कर रहे थे और आज हम सवाल पे पहुँचे हैं। वो हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। अगेन वही बात है, आपने सवाल नंबर नहीं देखना बल्कि आपने देखना है कि अभी तक आपने नॉलेज कितना प्रोक्योर कर लिया, आपका विजन कितना बुलंद हुआ, आपकी थॉट्स कितनी एक्सपेंड हुई हैं, आपके आइडियाज़ कितने बिल्ट हुए हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलें, अब हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि नवाब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान, नवाब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान आल्सो नोन एज नवाब ऑफ काला बाग, was governor of West Pakistan in 1960. He was from मियांवाली। तो नवाब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान, जो कि जिनको नवाब ऑफ काला बाग भी कहा जाता है, तो ये गवर्नर थे वेस्ट पाकिस्तान के 1960 के अंदर। उनका बेसिकली ताल्लुक़ था मियांवाली से। अब ये हमारे पास सवाल है, मियांवाली से इनका ताल्लुक़ था। अब आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कब बना था, वो आपको 1 यूनिट की सारी हिस्ट्री मैंने बता दी। अगर आपने नहीं देखी तो पीछे वाली लेक्चर सीरीज़ में आप जाके देख सकते हैं कि 1 यूनिट कब बना था, कैसे बना था, कब टूटा था, बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस कब मिला था। अब यहाँ पे सवाल है कि नवाब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान जो हैं, उनको नवाब ऑफ काला बाग कहा जाता है। वो वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे 1960 के अंदर और उनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ कहाँ से था? मियांवाली से था। तो याद रखिए, काला बाग के हवाले से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। काला बाग इज़ फेमस फॉर आयरन डिपॉजिट। काला बाग के जो पहाड़ हैं वहाँ पे आयरन डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोहे की वहाँ पे कानें हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और फिर आपने काला बाग डैम के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, इस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। काला बाग एक्चुअली है क्या? काला बाग एक कस्बा है, मियांवाली की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक तहसील है ईसा खेल। मियांवाली की डिस्ट्रिक्ट, उसकी तहसील है ईसा खेल। उसमें इंडस दरिया सिंध के बिल्कुल करीब एक कस्बा है, उसको काला बाग कहा जाता है जी। और काला बाग डैम की जो है वो प्रोपोजिशन की गई कि यहाँ पे डैम बनाया जाए, कि ये जगह बड़ी बेहतरीन है, कंड्यूसिव है, यहाँ पे डैम बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि इसकी 3 साइडों पे हैं पहाड़ और सिर्फ चौथी साइड पे अगर एक बंद बांध दिया जाए तो वाटर लेवल राइज़ किया जा सकता है, वहाँ पे प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है, डैम बनाया जा सकता है, वहाँ पे पावर प्रोडक्शन हो सकती है और फ्लड से बचा जा सकता है और एग्रीकल्चर वाटर जो है उसको भी प्रिजर्व और सेव किया जा सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्यूट कहाँ पे आता है? डिस्प्यूट अब दो जो सूबे हैं उनके, पंजाब वाले कहते हैं कि काला बाग डैम बनना चाहिए जो है वो मियांवाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर काला बाग के मकाम के ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल फिजिबल साइट है, 3 साइड पे इसके पहाड़ हैं, चौथी साइड पे बंद बांध दें तो वाटर का लेवल इंक्रीज़ किया जा सकता है। लेकिन जो केपी के वाले हैं और हमारे दोस्त जो सिंध वाले हैं, उनको इस पे एतराज़ात हैं। तो उनके सबसे पहले हम एतराज़ात समझते हैं। केपी के वाले दोस्तों की एतराज़ात ये हैं कि अगर काला बाग डैम बना दिया गया तो आपको मालूम है, वो कहते हैं कि नौशहरा, मर्दान और पिशावर, ये जो करीब जो इलाके हैं ये बिल्कुल डूब जाएंगे, क्योंकि वाटर का लेवल राइज़ होगा तो वो शहरों के लेवल के बराबर आ जाएगा और शहरों के डूबने का ख़तरा है। उनकी ये एक, क्या उसे बोलते हैं, उनकी ये रिजर्वेशंस हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर वाटर का जो प्रपोज़ किया गया है, जो एस्टिमेट लगाया गया था, उससे तकरीबन 60 फीट जो है वो शहरों की बुलंदी अभी भी ऊपर ही है। तो उनका ये एतराज़ यहाँ पे क्या होता है? रद्द होता है। मतलब कि ये उन एक राय डेवलप की गई, आप इसको मज़ीद इन डिटेल जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद सिंध वाले दोस्तों की जो सबसे बड़ी जो रिजर्वेशन है, जो एतराज़ है, वो ये है कि सिंध जो है उसका जो वाटर शेयर है ये डैम बनाने की वजह से वो कम हो जाएगा, उसको जो पानी का शेयर मिलता है वो कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि वाटर, इसकी वजह से पानी जो ज़ाया होता है, जो फ्लड्स की शक्ल में बह जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। काला बाग डैम में वो फ्लडेड वाटर को सेव किया जा सकता है और सिंध की वाटर शेयर जो है उससे मज़ीद बढ़ाया जा सकता है काला बाग डैम के बनाए जाने से। लेकिन चूँकि पॉलिटिशियंस के कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, इस वजह से काला बाग डैम जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गया। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस पर उन्होंने कहा था कि मैं इसको बनाऊंगा, लेकिन फाइनली फिर पॉलिटिकल अपोजिशन बहुत ज़्यादा मिली और वो नहीं बना सके थे। तो ये काला बाग डैम की थोड़ी सी हिस्ट्री थी और ये कहा जाता है कि 3600 मेगावाट जो बिजली है काला बाग डैम के अंदर पोटेंशियल है कि वो इतने मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। तो दिस वाज अबाउट काला बाग, इसको अब आपने माइंड में रखना है।
अगला सवाल हमारे पास है, अटक फोर्ट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मुगल एम्परर। आपको पता है ए से अटक और ए से अकबर। अटक फोर्ट अकबर ने बनाया था, राइट। और आगे हमारे पास आपको याद होगा कि मैंने आपको मुग़ल जो एम्परर्स थे उनके एग्जैक्ट नाम बताए थे, वो भी आप लोगों ने रिवाइज़ करने हैं। आगे हमारे पास है बिट। बिट इज़ कॉल्ड बाइनरी डिजिट। बिट को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। ये या तो ज़ीरो होता है या वन होता है। जब ज़ीरो होगा तो तब कमांड नहीं होती, जब वन होता है तो ऑन होता है। ज़ीरो पे ऑफ और वन पे ऑन, ज़ीरो पे ऑफ और वन पे ऑन, तो ये बिट ये हमारे पास बाइनरी डिजिट होता है। अंडरस्टैंड जी। चले अब हम आगे सवाल देखते हैं जी। आगे वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमने चीज़ों को फैलाना है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2018। अब चूंकि ये सवाल बहुत पुराना है, अब इस सवाल को हम अपडेट करके पूछते हैं जी 2024 के अंदर पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्या है जी। तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो तो 3.5 है। जीडीपी का ग्रोथ रेट 23-24 के अंदर 3.5 है। अब जीडीपी हमारे पास क्या होती है? जीडीपी हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक मुल्क के अंदर प्रोडक्शन से और सर्विसेज से जितना रेवेन्यू प्रोड्यूस हो रहा है उस सब को जमा कर दें, ऐड कर दें, तो वो हमारे पास जीडीपी बन जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का ग्रोथ रेट हमारे पास एनुअल 3.5 है। फिर हम आगे देखते हैं जी। हमारे पास पाकिस्तान के मुतालिक जो इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जो फेडरल के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रोविंस में भी, प्रोविंस के एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, वो हम देखते हैं जी। तो पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 241 मिलियन है जी, और ये बनता है दुनिया का 3% ऑफ द वर्ल्ड बनता है, ठीक है। और पाकिस्तान 5th पॉपुलस कंट्री है जी, और इसका ग्रोथ रेट है 1.55 और 34% लगभग इसकी अर्बन पॉपुलेशन है। अंडरस्टैंड जी। अब हम इसके मज़ीद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जी, स्टैट्स अबाउट पाकिस्तान, उनको हम पढ़ते हैं। करंट स्टैटिस्टिक्स अबाउट पाकिस्तान। नहीं जी, पाकिस्तान का जो जीडीपी है, करंट जीडीपी, वो 373 बिलियन डॉलर है। कहा जाता है कि 2025 का जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, ये 24 का सर्वे जब पूरा होगा तो ये 410 या 420 बिलियन डॉलर हो जाएगी पाकिस्तान की जीडीपी, लेकिन अभी तक 373 बिलियन डॉलर है। और आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो यूएस है, 27 ट्रिलियन डॉलर। फिर उसके बाद चाइना है 17 ट्रिलियन डॉलर। फिर उसके बाद जर्मनी आता है 4.5 बिलियन डॉलर। फिर उसके बाद जापान आता है जिसकी 4.2 बिलियन डॉलर है। फिर उसके बाद इंडिया आता है जिसकी है जी 3.9 ट्रिलियन डॉलर, राइट जी। तो ये जीडीपी के हवाले से मैंने इकोनॉमीज़ आपको बताई हैं, इनको आप पढ़ लें, नुकसान कोई नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे मुकाबले के इम्तहान में उतना ज़्यादा पॉसिबल है कि आप स्टैंड आउट कर सकें। पाकिस्तान 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन 241 मिलियन है जी। और अब आपने ये भी देखना है कि ये जो पॉपुलेशन, ये जो इसका सेंसस हुआ है, जो इसका जो मरदमशुमारी हुई है वो कौन सी है, 7वीं या 8वीं है, कौन सी है? पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 1663 है जी। वो कहा जाता है कि ऑन एवरेज जो एक इंडिविजुअल साल के अंदर कमाता है वो 1663 डॉलर कमाता है पाकिस्तान के अंदर, राइट। अब आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है उसमें 1800 प्लस डॉलर जो है वो हो जाएगा। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का रेट पाकिस्तान के अंदर 23.41% है। और पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है 5.50। और पाकिस्तान की जो मेन इंपोर्टर है, पाकिस्तान जहाँ से मेन चीज़ें इंपोर्ट करता है वो चाइना है। और जो पाकिस्तान का मेन एक्सपोर्टर है, जहाँ पे पाकिस्तान अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। अंडरस्टैंड जी। तो ये बातें आपने याद रखनी है। आगे हम देखते हैं जी पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट हम करते हैं 54 बिलियन डॉलर की और एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ 30 बिलियन डॉलर की। तो 54 में से 30 निकालें तो बाकी कितने बचते हैं जी? बाकी हमारे पास लगभग बचते हैं 24। तो 24 बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तजारती खसारा हमारा 24 बिलियन डॉलर बनता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट, हमारी दरामदाद 24 बिलियन है। हम जो माल ख़रीदते हैं, जो पाकिस्तान में लेके आते हैं, वो 54 बिलियन डॉलर का है। और जो बाहर भेजते हैं वो सिर्फ 30 बिलियन डॉलर का है। तो 54 में से 30 निकालो तो बाकी बचता है 24। तो 24 बिलियन तजारती खसारा अब भी हमारे सर पे है। अब जो नेशनल डेट है, डेट बोलते हैं जी किसको, कर्ज़, जो पाकिस्तान के सर पे कर्ज़ है, अगर उसको जीडीपी के साथ कंपेयर किया जाए तो 70% वो जीडीपी का बनता है। समझ आई? तो सपोज़ करें कि पाकिस्तान की अगर करंट जीडीपी 373 बिलियन डॉलर है, तो लगभग आप सपोज़ कर लें कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ा है वो
आप $373 बिलियन का 70% निकाल लें तो उतना कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। तो डेट टू जीडीपी रेशो क्या है, 70% है। जीडीपी का 70% हमारा जो है वो तो कर्जे में निकल जाता है। और पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो, वो मतलब कि हमारी टोटल जीडीपी के अंदर टैक्स कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो सिर्फ 9% करता है। समझ आ गई? तो पाकिस्तान की जीडीपी में टैक्स जो कंट्रीब्यूट हमारा कर रहा है वो सिर्फ 9% टैक्स बेचारा हमारी जीडीपी को बढ़ाने में काम देता है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 1.96% है और फर्टिलिटी रेट 3.41 है। पाकिस्तान का सर्कुलर डेट जो कि पावर सेक्टर में है वो लगभग 2.39 ट्रिलियन रुपीज़ है और फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का 2.9 ट्रिलियन रुपीज़ है। आपको पता है कि सर्कुलर डेट पावर सेक्टर में होता है। फिस्कल डेफिसिट हमारा जो होता है जब हमारे एक्सपेंडिचर्स हमारे रेवेन्यू से बढ़ जाएं तो वो क्या हो जाता है जी, फिस्कल डेफिसिट हो जाता है हमारे पास। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, ये चंद करंट स्टैटिस्टिक्स थे, इनको आप लोगों ने याद कर लेना है। लें जी, अब हमने यहाँ तक ये क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ों की 100% समझ आ गई होगी और इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर।